हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जूनियर काउंसलर की वैकेंसी आई थी उस पर आप लोग के यूथ के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, तो कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए हैं आप लोगों के। प्रीवियस ईयर पेपर अब आप लोगों के शुरू रहेंगे। एक वीडियो तो अपलोड करी है मैंने और बाकी भी उस पर वीडियोज आएंगी। आज से हम शुरू करेंगे कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट जो इसमें दे रखे हैं आप लोगों के। 20 क्वेश्चन रहेंगे एक प्रैक्टिस सेट में और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका। और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको जो भी इसमें दे रखे हैं मैक्सिमम इसी में से आपके आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं। तो आई होप अगर आपने एक सिंपल सी कोई बुक ले रखी होगी लूसेंट की या परीक्षा मंथन जो कंप्यूटर की आती है, तो उससे आपके सारे क्वेश्चंस इजीली निकल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इसमें और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रोग्राम के निर्देश को बाइनरी में दर्शाया गया है, डैश में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी आर स्टोर्ड इन डैश फ्रॉम विच दे आर रिट्राइव्ड, डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, मेमोरी, मेमोरी एंड चिप या फिर कंट्रोल यूनिट। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करिए। कंप्यूटर में ना थोड़ी सी लैंग्वेज का ही इशू रहता है, बाकी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रोग्रामों का एक निर्देश होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको हम बाइनरी में दिखाते हैं, वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, कहाँ पर उनको स्टोर किया जाता है, जो कि सीपीयू से प्राप्त होते हैं उनको डिकोड किया जाता है, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो क्या हो जाता है, उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, उसमें जो कंट्रोल यूनिट होता है वहां पर सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। एएलयू है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। वहां पर क्या होता है, जितनी भी आपकी अर्थमेटिक की गणितीय जितने भी काम होते हैं, कैलकुलेटिव काम होते हैं, वो सारे होते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उन सारी चीजों पर कंट्रोल रखने का काम करता है कि किस तरह से प्रोसेस करेगा सीपीयू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। द साइज ऑफ ए वर्ड इन अ कंप्यूटर इज, यानी कि एक कंप्यूटर में एक शब्द किस तरह का होता है। नन ऑफ दिस varies with the same computer, fixed in every case, fixed in a computer but varies between different computers। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का एक शब्द का आकार किस तरह का होगा। एक ही कंप्यूटर में भिन्न होगा, हर मामले में निश्चित होता है, या फिर एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है वो अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि सिंपली अगर आप मोबाइल की बात करिए तो अगर बहुत अच्छे का जो काफी हाई मेगापिक्सल का कैमरा होता है, जिसमें अगर वो आप मोबाइल लेंगे तो एक इमेज जो होती है 3 MB या 4 MB की आती है। लेकिन अगर आप वहीं जो कम मेगापिक्सल का कैमरा लीजिएगा तो वहाँ पर एक इमेज जो होती है वो हार्डली आपकी 1 MB की या इससे कम की ही रहती है। तो वो डिपेंड कर जाता है कि क्वालिटी कैसी है उसकी। वही चीजें कंप्यूटर के साथ भी है कि अगर आप ज्यादा बिट का लेंगे कंप्यूटर तो वहाँ पर जो उसकी काम होगा या फिर जो उसके शब्द होंगे उनका आकार जो होता है उसका साइज ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या रहता है कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर अलग होता है, डिफर होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिफेरल आईओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं। हाउ मेनी आउटपुट पोर्ट्स डज पेरिफेरल आईओ हैव। यहाँ पर कितने पोर्ट होते हैं, यानी कि जो आईओ होता है, आईओ का मतलब यहाँ पर है इनपुट आउटपुट, ठीक है। जो पेरिफेरल होता है उसमें कितने इनपुट आउटपुट के कितने पोर्ट होते हैं। 512, 264, 24, 256। तो कितने पोर्ट होते हैं, वो हो जाते हैं 256। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें जो होता है कि कितनी ऐसी, क्योंकि जो भी हम इनपुट कर रहे हैं डेटा को, तो एक तरह से आप कुछ डिवाइसेस होती है जिनसे कि आप इनपुट करते हैं, कुछ से आप आउटपुट होता है। जैसे कि इनपुट के लिए अगर हम बात करें तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आपकी माउस इनपुट डिवाइस हो जाएगी। आउटपुट की बात करें तो मॉनिटर मेन जो मानी जाती है वो मॉनिटर है आपकी आउटपुट डिवाइस। मेन जो मानी जाती है वो मॉनिटर है, या इसके अलावा प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। तो वो टोटल आपकी 256 होती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुड़लेख को पढ़ने के लिए किया गया था उसे डैश कहा जाता है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस विच वॉज यूज टू रीड German ciphers during World War II is called dash। एनालॉग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिफेंस इंजन या फिर कोलसेस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस है
जिसका यूज कब किया गया था, जर्मन के द्वारा, जो जर्मनी में किया गया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी उस टाइमिंग में। तो उसको क्या कहा जाता है, वो डिवाइस क्या कहलाती है, तो वो डिवाइस क्या हो जाती है, उसे कोलोसिस बोला जाता है। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इससे जो किया गया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, तो वहां पर एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, डॉक्टर एलन ट्यूरिंग, नाम इनका भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन वैज्ञानिक थे। वैसे इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान में रखिए, अगर पूछेगा तो वहां पर आपको पता रहेगा। डॉक्टर एलन ट्यूरिंग थे, उन्होंने किया था, और इसका मतलब डॉक्टर एलन ट्यूरिंग ने कोलोसस नामक कंप्यूटर जो था उसको डिजाइन किया था। जो फौज थी वहां पर की, जिनकी आर्मी थी, उसकी हेल्प करने के लिए, काफी टाइम तक उनको हिडन एक तरह से मैसेजेस भेजने के लिए, गुप्त संदेश भेजने के लिए किया था 1970 में, 1970 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? Which of the following category of mouse uses laser to detect the movement of the mouse? मैकेनिकल माउस, ऑप्टोमैकेनिकल माउस, या फिर बोथ मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टोमैकेनिकल माउस, या फिर सिर्फ ऑप्टिकल माउस। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है माउस से रिलेटेड है कि कौन सी श्रेणी के माउस है जिसकी मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाता है ऑप्टिकल माउस। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। कई तरह के आते हैं, पहले तो चीजें इजी होती हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है उसके बहुत से टाइप निकल के आते हैं। तो अब जो इसका यूज होता है, जहाँ पे एलईडी ऑप्टिकल सेंसर का यूज होगा, वो हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्टिकल माउस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी के प्रकार को वर्गीकृत किया जाता है। द टाइप ऑफ मेमोरी दैट इजली लूजेस डेटा व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ इज क्लासिफाइड एज वॉलेटाइल मेमोरी, इम्पैक्ट स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, या फिर नॉन इम्पैक्ट स्टोरेज। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जब अगर आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर का और लाइट एकदम से चली जाती है, जो पावर है वो सप्लाई बंद हो जाती है, तो वहां पर कौन सी मेमोरी जो होगी जिसमें जो डाटा होगा वो इरेज हो जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो रैम रोम लिख करके दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर रैम रोम ना लिख करके उन्होंने सीधे सीधे आपको वॉलेटाइल मेमोरी या फिर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इस तरह से क्वेश्चन दिया है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अप हो जाता है। तो कौन सी मेमोरी हो जाती है, वो हो जाती है वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी होती क्या है, तो ये आपकी एक तरह की अस्थायी मेमोरी होती है, जिसमें जो डेटा होता है वो जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो वहां पर जो डेटा होता है वो इरेज हो जाता है। इसमें मेन जो एग्जाम्पल है वो रैम का ही आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहा जाता है। और जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी जिसे कहा जाता है, वो आपकी किस तरह की हो जाती है, वो ऐसी मेमोरी होती है जिसमें जो डाटा होता है पावर ऑफ होने पर भी इरेज नहीं होता है। अगर इसको हम ज्यादा डिटेल में देखें, यहाँ पर अगर हम बात करें मेमोरी के बारे में, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो एक बार अच्छे से सबको देख लीजिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी की बात अगर करिए तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक हो जाती है प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी जिसे कहा जाता है, दूसरी हो जाती है सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। यहाँ पर जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक हो जाता है स्थायी यानी कि नॉन वॉलेटाइल, एक हो जाती है कैश मेमोरी, और थर्ड होती है अस्थायी वॉलेटाइल, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा। तो जो नॉन वॉलेटाइल होती है, स्थायी होती है, वो आपकी रोम हो जाती है, प्रोम है, ईप्रोम है, या फिर डबल ईप्रोम है। तो ये सारी जो दे रखी हैं इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, या एक शॉर्ट वीडियो में आप लोग के लिए ले आऊंगी जहां पर इसकी सारी फुल फॉर्म्स आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप अच्छे से इनको देख लीजिए। तो फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो चीजें आप लोग के लिए याद होना जरूरी है। या फिर शॉर्टकट कीज जो होती हैं वो भी एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं, तो उसको भी आप लोग को अगर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा मुझे। चलिए, अस्थायी में जो होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको, इसकी मेन जो होती है वो रैम हो जाती है। ये 2 टाइप्स की रहती है, डायनेमिक और स्टैटिक हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपके 2 टाइप्स की रहती है, एक क्रमानुसार होती है, सिक्वेंशियल होती है, एक हो जाती है डायरेक्ट एक्सेस करने वाली। सिक्वेंशियल में एक ही टाइप है, मैग्नेटिक टेप हो जाएगा, और डायरेक्ट एक्सेस में यहाँ पर 3 टाइप्स की रहेगी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। अब इसको भी अलग अलग जो है डिवाइड किया गया है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क हो, हार्ड डिस्क हो गई। हार्ड डिस्क भी कई तरह की रहती है, जैसे जिप डिस्क है, डिस्क पैक है, या फिर विंचेस्टर डिस्क हो जाती है। ऑप्टिकल डिस्क में भी ब्लू रे है, CD रोम है, CDR है, CDRW है, DVD है। इसको बहुत अच्छे से सारी मेमोरीज को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए कि किसके अंदर कौन सी आती है, तो आपके बहुत से क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में आपके दो तरह की रहेगी, फ्लैश मेमोरी जो कि पेन ड्राइव रहती है, और मेमोरी कार्ड यानी जो भी चिप रहती है आपकी, जो चिप का यूज किया जाता है वो। तो ये है पूरी तरह का क्लासिफिकेशन मेमोरी का। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सीपीयू द्वारा किस मेमोरी का सीधे उपयोग नहीं किया जाता, इसके बजाय इस मेमोरी से प्राप्त डेटा पहले रैम में लोड होता है और फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है। Which memory is not used directly by the CPU? Instead, data retrieved from this memory is first loaded into RAM and then sent to the processor. Secondary memory, volatile memory या फिर प्राइमरी मेमोरी या फिर RAM। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सीपीयू द्वारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरी को सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता। उसमें जो भी डेटा हम डाल रहे हैं वो डायरेक्ट सीधे उपयोग नहीं होता, पहले उसे रैम में ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेसर को भेजा जाता है। तो वो कौन सा मेमोरी होती है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कह रहा है, तो उसमें कौन सी हो जाती है, वो सेकेंडरी होती है। जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जैसे कि अभी आपने देखा था सेकेंडरी मेमोरी के बहुत से टाइप्स होते हैं, तो उसमें जो डेटा होता है पहले वो रैम में ट्रांसफर होता है, उसके बाद वो प्रोसेस के लिए आगे फॉरवर्ड होता है। तो एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्या है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। द पर्सन हु ऑपरेट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। द पर्सन हु बेनिफिट्स फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। या फिर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट इनेबल्स हार्डवेयर टू रन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर क्या है, कि कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो भौतिक भाग फिजिकली आप जो सॉफ्टवेयर होता है उसको टच नहीं कर सकते हैं, जो फिजिकली टच किए जा सकते हैं वो कौन से हो जाते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। कंप्यूटर को संचालित करने वाला व्यक्ति ऑपरेटर होता है, लेकिन वो क्या आपका सॉफ्टवेयर नहीं कहलाता। कंप्यूटर से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को ये भी नहीं होगा। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। यही आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही और करेक्ट डेफिनेशन है ये सॉफ्टवेयर की। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फॉल्स कौन सा है ये पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स? Linux kernel is the main part of the operating system that establishes communication between devices and software. If you want to get rid of viruses, malware, slowdowns, crashes, then Linux can be an ideal operating system. Both A and B यानी कि ये दोनों करेक्ट हैं, दोनों ही गलत। यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन फॉल्स पूछा है तो यहाँ पर करेक्ट नहीं, यहाँ पर ये बताना है कि दोनों ही गलत हैं या फिर दोनों में से कोई गलत नहीं है, या फिर पहला गलत है या फिर दूसरा गलत है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो कह रहा था कि लाइनक्स कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है जो उपकरणों और सॉफ्टवेयरों के बीच संचार स्थापित करता है। तो यहाँ पर पूछा है क्या ये असत्य है? नहीं, ये क्या है, ये सत्य है, ये ट्रू है। दूसरा जो कह रहा है कि यदि आप वायरस, मॉलवेयर, स्लोडाउन, क्रैश से छुटकारा पाना चाहते हैं तो लाइनक्स एक आदर्श ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ये भी क्या है, करेक्ट है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दे रखे हैं। यहाँ पर असत्य पूछा था तो कुछ भी यहाँ पर फॉल्स नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन और नॉट टू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कभी कभी थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए इस तरह से भी क्वेश्चन देते हैं कि आपसे फॉल्स पूछ लेंगे और दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। एक थिंकिंग होती है कि कुछ तो सही होगा ही इसमें, तो वहां पर हम लोग गलत लगा देते हैं। अगर आपने अच्छे से समझा उस चीज को तो वहां पर आपका आंसर सही होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है। That converts high level language into machine language and executes it in one go. Assembler, interpreter, none of these, compiler. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और एक बार में ही करता है, यानी कि जो लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट वन टाइम में ही कर देता है। तो कौन सा इसमें से रहेगा, असेंबलर होगा, इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर? तो वो क्या कहलाता है, वो हो जाता है कंपाइलर। एक चीज का ध्यान रखिएगा इसमें कि जो कंपाइलर होता है वो पूरे जो पैरा होगा या जो भी आपके चीज लिखी होगी उसको एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। और जो यहाँ पर इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर वन लाइन को, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, ना कि पूरे एक साथ पैरा को। तो यही डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और असेंबलर जो होता है, यहाँ पर एक असेंबलर के बारे में भी आ रहा है क्योंकि वो भी आपका ट्रांसलेट करने का ही काम रहता है, असेंबलर का भी। तो असेंबलर क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि असेंबलर किस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाइथन के अनुक्रम डेटा प्रकारों के संदर्भ में अल्पविराम द्वारा अलग किए गए आइटम का एक क्रम और आइटम पैरेंथेसिस में संलग्न है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाइथन सीक्वेंस, डेटा टाइप्स आर सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड द आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पाइथन होता क्या है? पाइथन एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है और जिसमें प्रोग्राम्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो वहाँ पर पूछ रहा है कि अल्पविराम द्वारा उसको जो भी उसके डेटा के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, वहाँ पर अल्पविराम द्वारा, कॉमा के द्वारा उनको आपस में अलग किया जाता है। तो क्या होता है? ट्यूपल हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, लिस्ट हो जाता है, फ्लो हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे ट्यूपल कहते हैं। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम SQL क्या है? What is the commonly used acronym SQL in computer science? मैंने पहले कहा था कि फुल फॉर्म्स भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो उनको भी आपको याद करना है। SQL की यहाँ पूछी गई है सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, सर्च क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या फिर सिंगल क्वेरी लैंग्वेज। क्या हो जाती है यहाँ पर? तो SQL जो होता है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डेटा के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है या सीपीयू में आ रहा है या डेटा सीपीयू द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है? Which of the following registers is used for storing data coming to or from the CPU or data being transferred by the CPU? प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, अक्यूमुलेटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डेटा के भंडारण के लिए, यहाँ पर कौन सा रजिस्टर डेटा के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है? स्टोरेज के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? जो कि सीपीयू में जो भी डेटा आएगा या फिर डेटा जो सीपीयू से कहीं और ट्रांसफर किया जाएगा, तो वहां पर कौन सी चीज ऐसी होती है जिसका यूज किया जाता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाता है? वो हो जाएगा यहाँ पर मेमोरी बफर रजिस्टर। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको शॉर्ट में MBR भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म में ये भी पूछ सकता है, तो अलग से एक कॉपी पर आप लोग ये सारी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, जो भी मैं बताती जा रही हूँ आप लोगों को। तो इससे ये रहेगा कि एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन में आसानी रहेगी। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? Which of the following statements regarding Microsoft Word documents is incorrect? Footers help users repeat content at the bottom of each page. Headers help users repeat content at the top of each page. Page numbers can appear at the top or bottom of each page. A single document cannot have both Roman and Arabic numerals as page numbers. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट में जो डॉक्यूमेंट होता है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो फुटर होता है उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक पृष्ठ के निचले भाग पर कंटेंट दोहराने में हेल्प करता है। यहाँ पर गलत पूछा है, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट की बात की जा रही है। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में हेडर जो होता है प्रत्येक शीर्ष के पृष्ठ पर कंटेंट को दोहराने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करता है, ये भी करेक्ट है। हेडर जो होता है वो ऊपर यूज किया जाता है जो पेज है, और जो फुटर होता है वो पेज के नीचे यूज किया जाता है। पृष्ठ संख्याएं प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर या नीचे दिखाई दे सकती है, ये भी करेक्ट है। ऊपर भी कभी कभी जो नंबर्स जो होते हैं दे रखे होते हैं और नीचे भी दे रखे होते हैं जो पेज नंबर होता है। डी पॉइंट जो कह रहा है कि एक एकल दस्तावेज में पृष्ठ संख्या के रूप में रोमन और अरबी दोनों अंक नहीं हो सकते, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों ही अंकों का, दोनों ही तरह के जो न्यूमेरल्स हैं उनका यूज किया जा सकता है, तो यही आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या आप देखते होंगे, क्योंकि जहां पर हम लगाते हैं कि जो बुलेट या नंबर्स वाला जो कॉलम होता है उसमें अलग अलग तरह के दे रखे होते हैं, अरेबिक भी होते हैं, जो रोमन होता है वो भी होता है, जो ABC करके भी दे रखे होते हैं, बहुत तरह के दे रखे होते हैं। जैसा चाहे आप वैसा वहां पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मूल्य देता है? Which of the following functions of Microsoft Excel returns the maximum value from selected database entries? यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, MS एक्सेल जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं,
का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है जो हम सिलेक्ट करते हैं, एक डेटाबेस को इंक्रीज करते हैं, वहां पर अधिकतम मूल्य देता है, यानी कि जो सिलेक्टेड डेटाबेस होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालता है, तो वो हो जाता है डी मैक्स। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। डी मैक्स है क्या? डी मैक्स हो जाता है आपका डेटाबेस फील्ड या फिर क्राइटेरिया जो होता है, तीनों मिलाकर के डी मैक्स बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को कहा जाता है। इन पावर पॉइंट द डॉटेड एरिया इन अ ब्लैंक स्लाइड इज कॉल्ड टेम्पलेट, प्ले कार्ड या फिर प्लेस होल्डर, थीम। तो जो पावर पॉइंट होता है आप सबने यूज किया होगा, MS वर्ड का भी किया होगा, पावर पॉइंट का भी किया होगा, एक्सेल का भी किया होगा। तो जो पावर पॉइंट होता है जनरली हम लोग PPT बनाने में उसका यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन जो होती है। तो पावर पॉइंट में जो खाली स्लाइड का एक एरिया आपको दिखाता है डॉटेड, वो एरिया क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस एरिया को कहा जाता है प्लेस होल्डर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें आपके बहुत से क्वेश्चंस जो होते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड भी होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकली यूज किया होगा कंप्यूटर बहुत अच्छे से, तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। कभी कभी मेनू में कौन सी चीज कहाँ पर होती है ये पूछ लेते हैं, या फिर ये पूछ लेता है कि कौन सा मेनू कहाँ पर दिखाया जाता है, कौन सी बार कहाँ पर होती है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रैक्टिकली कंप्यूटर को स्क्रीन को अच्छे से समझ लीजिए, या फिर अगर बुक हो आपके पास तो उसमें देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत डैश के रूप में की गई थी। द इंटरनेट वाज स्टार्टेड एज ए डैश TCP/IP एक्सपेरिमेंट नेटवर्क ऑफ US सिक्योरिटी फोर्सेज, अ टीम ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट एज बेल लैब्स, या फिर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल द अबव। इंटरनेट की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? तो इंटरनेट की अगर शुरुआत की बात करें तो ये अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क में ही इसका स्टार्टिंग जो हुई थी। और पहली बार अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम जो हुआ था तो 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा एक अप्रानेट नाम का कंप्यूटर नेटवर्क था जो विकसित किया गया था। तो अप्रानेट जो है उसको ध्यान में रखिएगा, अगर पहली बार पूछा जाए तो वो अप्रानेट था जो 1969 में पहली बार यूज किया गया था नेटवर्क। अगर इंडिया में पूछी जाए तो इंडिया में इसकी शुरुआत जो हुई थी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो इसकी शुरुआत हुई थी, अगर इंटरनेट की बात करें हम, तो 15 अगस्त 15 अगस्त तो आप सबको याद ही रहेगा। 15 अगस्त हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो ये डेट तो याद ही रहेगी। साथ साथ जो ईयर की बात करें तो 1995 1995। तो 15 अगस्त 1995 को BSNL ने सबसे पहले, अगर कहा जाए किसने किया था, तो BSNL ने शुरुआत करी थी। तो इसको याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि इंडिया में स्टार्ट कब से हुआ था भारत में। तो भारत में जो शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1995 में BSNL के द्वारा हुई थी। BSNL है क्या? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड इसे कहा जाता है। BSNL आप सबने सुना होगा, उससे पहले BSNL था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, उसके द्वारा की गई थी। और अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में हुई थी तो अमेरिकी सुरक्षा बलों के द्वारा की गई थी। क्या नाम था? अप्रानेट नाम था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईमेल एड्रेस जैसे someone@example.com का कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहा जाएगा? विच पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस लाइक someone@example.com वुड बी कॉल्ड द डोमेन नेम? @someone_example या फिर .com। तो आप सभी के पास तो ईमेल आईडी होगी ही। ईमेल आईडी में आपका भी एक ईमेल एड्रेस होता है। तो उस ईमेल एड्रेस में आपके स्टार्टिंग में जो नाम होगा, या फिर कुछ आपने 143 करके नाम के आगे लगा रखा होगा, फिर @ होता है, फिर जिस भी साइट पर आपकी आईडी होती है वो, या फिर facebook.com हो सकता है, gmail.com हो सकता है। तो यहाँ पर डोमेन नेम की अगर बात पूछी जाए, यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है तो उसमें ये जो .com है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्रों का तत्काल उत्तराधिकारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ हब्स? बसेस, राउटर्स, मोडेम्स या फिर स्विचेस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा केंद्रों का जो हब होता है का तत्काल उत्तराधिकारी, यानी कि जो अपने पास पहले स्टोर करता है उसके बाद आगे प्रोसेस करता है। यहाँ पर जो बस, राउटर और मॉडेम होते हैं, उनके पास जैसे ही इंफॉर्मेशन है, वो सिग्नल जाता है, उसको वो आगे क्या कर देते हैं? ट्रांसमिट कर देते हैं, आगे इसको भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्विचेस होते हैं, जो स्विचेस रहेंगे, वो अपने पास सीधा इंफॉर्मेशन को नहीं आगे ट्रांसफर करते पहले, या फिर इस तरह से कह सकते हैं सीधा इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, चेक करके एड्रेस के आधार पर जो डिवाइस होती है उनको आगे भेजते हैं।
जबकि जो बस होगा, राउटर्स होते हैं या फिर जो मॉडेम होते हैं वो सीधे ही क्या कर देते हैं, प्रसारण या फिर वो सीधे क्या है ट्रांसमिशन कर देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉलसियस या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इनफिनिट लूप में नई प्रक्रियाएं बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलसियस सॉफ्टवेयर क्रिएट्स न्यू प्रोसेसेस इन एन इनफिनिट लूप? बूट सेक्टर वायरस, मेमोरी रेजिडेंट वायरस, हिडन वायरस या फिर फॉग बॉम्ब। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा यहाँ पर जो मॉलसियस सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोसेस इन इनफिनिट लूप पे प्रोसेस करता है, कौन सा हो जाएगा वो हो जाता है फॉग बॉम्ब। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड प्रैक्टिस सेट इसका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।